नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की। जी हां, नेपाल में एक बार फिर जेन जी आंदोलन उग्र हो गया है। एमाले के महेश बस्नेर को लेकर विरोध प्रदर्शन जेन जी आंदोलन के समय ओली का सहयोग करने के आरोप में विरोध प्रदर्शन जारी है। नेपाल के 12 जिले के सेमरा एयरपोर्ट पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेमरा से भी सभी लोगों ने जो है रद्द करने की मांग की है। स्थानिक प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। नेपाल के 12 जिला के जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने अपने कर्फ्यू आदेश में स्पष्ट कहा है कि सेमरा एयरपोर्ट एवं उनके आसपास में जेन जी का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 12:30 से देर शाम 8 बजे तक कर्फ्यू का आदेश जारी रहेगा। यहां बता दें कि एमाले के शंकर पौडेल एवं महेश बिश्नोट के एक कार्यक्रम को लेकर के आज 12 जिला नेपाल में आने वाले थे, मगर जैन जी के प्रदर्शन से फ्लाइट कैंसिल हुआ। वहीं पहले से ही जैन जी के विरोध की घोषणा हुई थी। तो ये जो जैन जी का विरोध प्रदर्शन है वो फिर से एक बार नेपाल में देखने को मिल रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिहार और यूपी की बॉर्डर एरिया है वहां पर भी तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। कई बॉर्डर एरिया में चौकसी बढ़ा दी गई है और जो है कि जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। आने वाले जाने वाले लोगों की तलाशी चल रही है। सुरक्षा कर्मियों ने भी अपनी जो है चौकसी बढ़ा दी है। जिस तरह से ये पूरा मामला गरमा रहा है, यही मुद्दा जो है बिहार चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, क्योंकि बिहार के अंदर नेताओं ने ये भी जो है धमकी दी थी कि अगर किसी प्रकार की कोई चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति होने की बात को लेकर के भी सवाल उठे थे। तो इसी मुद्दे पर हम आज अपना ये कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ सीधे बिहार से हमारे सहयोगी और बिहार के हमारे हेड जो है एसके राजीव जी जुड़ने जा रहे हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं क्या स्थिति है और नेपाल में जो अभी फिर से ये जो आग झुलस रही है उसको लेकर के क्या नए अपडेट है। हम सीधे रुख करते हैं एसके राजीव जी का और उनसे बात करते हैं। राजीव जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला फिर से गरमाया है, बिहार चुनाव को खत्म हुए अभी 2-4 दिन ही हुए हैं और फिर से ये बॉर्डर एरिया के अंदर तनाव बढ़ रहा है, क्या पूरा स्थिति आप देख रहे हैं वहां पे? जय जी, सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग पहले मैं दे दूं, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा भी हो रही थी कि बिहार में अभी सीएम हाउस में बैठक चल रही है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, जेडीयू कोटे के कई बड़े जो चेहरे हैं उनको बुलाया गया है और मंत्रियों के विभाग की सूची जो है वो लगभग तैयार कर ली गई है और राजभवन उस सूची को अब थोड़ी देर बाद भेजा जाएगा और उसके बाद फिर विधिवत जो पोर्टफोलियो है मंत्रियों का वह विभाग जो है उनको उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। साथ ही 26, 27 और 28 3 दिन जो है वो विधानमंडल का सत्र भी बुलाया गया है। क्योंकि मैं पटना में खड़ा हूं तो लिहाजा ये अभी खबर तुरंत अपडेट आई थी हमारे पास, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये तमाम लोगों की नज़रें इस बात पर अब टिकी हुई हैं कि भाई किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम हाउस में फिलहाल पिछले 20 मिनट से बैठक चल रही है और थोड़ी देर बाद विधिवत सूची जो है वो राजभवन को सौंप दी जाएगी और उसके बाद मीडिया को भी इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग जा रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं जेन जी आंदोलन पर। देखिए, जेन जी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत सितंबर के महीने में नेपाल में हुआ था और ये आपको पता है कि जेन जी आंदोलन ने इस तरीके से उग्र रूप लिया था कि उसके बाद अंततः सेना को कमान अपने हाथों में लेना पड़ा और उसका बिहार इम्पैक्ट भी काफ़ी देखा गया। और ये कहा जा रहा था कि जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में भी जी आंदोलन का जो है वो
कहीं ना कहीं से प्रभाव और असर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं जय जी कि बिहार में अगर आप किशनगंज के इलाके में जाते हैं, जो कि बिहार का सबसे लास्ट जिला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश और नेपाल की सीमा है, तो वहाँ से जो नेपाल की सीमा शुरू होती है वो किशनगंज होते हुए फिर अररिया आती है, फिर अररिया से सुपौल, सुपौल से मधुबनी, मधुबनी से फिर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मोतिहारी यानी कि जो बेतिया का इलाका है, और उसके बाद गोपालगंज होते हुए वो उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर की सीमा में जो है वो नेपाल की सीमा प्रवेश करती है। तो आप समझिए कि बिहार का जो पूरा सीमावर्ती इलाका है वो पूरे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, यानी कि नेपाल को की सीमा को टच करता है। और किशनगंज में ही एक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है बांग्लादेश की। किशनगंज से आप थोड़ी दूरी पर जब जाएंगे, लगभग 15 किलोमीटर दूर, तो एक छोटी सी नदी बहती है, और उस नदी के बाद जो है वो नदी हालांकि बांग्लादेश में ही पड़ती है। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी आंदोलन अगर बांग्लादेश में होता है या फिर नेपाल में होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार में पड़ता है। और यही वजह है कि जेएनजी आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी सितंबर में, छात्रों के द्वारा की गई थी तख्ता पलट करने के लिए, उसके बाद उसका असर बिहार में भी पड़ा। और जो बिहार के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। और जब फिर शांत हो गया उसके बाद भी जो एसएसबी, चूँकि भारत और नेपाल की जो सीमावर्ती इलाका है वो बीएसएफ के अधीन नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधीन नहीं है, वो एसएसबी के अधीन है, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन के अधीन जो है यह भारत और नेपाल की सीमा है। और आपको चूँकि पता है कि भारत और नेपाल के बीच जो एक ट्रीटी है उसके तहत भारत और नेपाल के जो लोग हैं उनको किसी पासपोर्ट और किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है एक दूसरे देश की सीमाओं में जाने के लिए, बल्कि जो बॉर्डर इलाका है, आप अगर रक्सौल जाएंगे तो वहाँ पर बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर विशाल गेट जो है वह बना हुआ है, और वहाँ से लोग जो हैं वो चेकिंग के बाद नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। फिर ठीक उसी तरीके से आप अररिया के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर विराट नगर है, नेपाल का बड़ा जिला है वो, और वहाँ पर जा कर के आपको वहाँ पर भंसार कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको किसी तरीके की भंसार कटाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत वहाँ पर चेकिंग होती है। हाँ, गाड़ी के लिए अगर आप गाड़ी को लेकर के जाएंगे तो आप जितने घंटे के लिए नेपाल गाड़ी लेकर के जाएंगे उतने घंटे का आपको भंसार कटाना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग भारतीय भाषा में चालान कहते हैं। तो ये है, और उसके बाद फिर गाड़ी को वहाँ जाने दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो फिर से यानी कि बुधवार से, आज हम लोग शुक्रवार में हैं, बुधवार को फिर से ये जेएनजी आंदोलन जो है वह स्टार्ट हो गया है, और उसका असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। वाहन चेकिंग जो है वहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः जो बड़े वाहन हैं उनको नेपाल जाने की अनुमति फ़िलहाल जो है वह नहीं दी जा रही है। तो ये जेएनजी आंदोलन का बिहार से जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जेएनजी आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से है क्या, इसको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कि जेएनजी आंदोलन को नहीं समझते। और मुझे याद है कि जब मैं पटना में आज से कुछ दिन पहले इस मुद्दे को लेकर के यहाँ के नेताओं से मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके के आंदोलन पर बिहार में कम से कम चर्चा नहीं होनी चाहिए, और जेएनजी आंदोलन जो है वो नेपाल में हो सकता है, बिहार में उसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि देश भारत जो है वो पूरे तरीके से एक समृद्ध लोकतंत्र है, और यहाँ पर पूरे तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर जेएनजी आंदोलन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है और न ही इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जेएनजी आंदोलन जो है मुख्य रूप से नेपाल में भ्रष्टाचार, शासन में पारदर्शिता की कमी और युवाओं के लिए रोजगार की कमी जैसी समस्याओं के कारण जो है वह पैदा हुआ था। यह आंदोलन तब और भड़क गया जब सरकार के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया सरकार के द्वारा, जिससे युवाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। और आपको याद होगा जय जी कि सितंबर के महीने में किस तरीके से वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा। उसके बाद आंदोलन इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि फिर सरकार को जो है वो सेना को बुलाना पड़ा था। वहाँ की जो लोकसभा है उस पर लोगों ने कैप्चर विधिवत कर लिया था, और उसमें युवाओं की जो है वह बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा व्यापक भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी से निराश युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो नेताओं की विलासिता और आम लोगों के संघर्ष के बीच अंतर को जो है वह कहीं न कहीं से उजागर करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अंकुश सरकार के द्वारा लगाई गई, राजीव जी, और सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो सारी डिटेल आप बता रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के बाद में जो जेएनजी आंदोलनकारी जो लोग थे उनकी पसंद की सरकार का चुनाव वहां पर हो गया है, उनके पसंद के नेता को वहां पर सत्ता सौंप दी गई है। अब फिर से जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो अब ये आंदोलन की क्या आवश्यकता रही है? नहीं, देखिए, इसमें इसमें ये कहा जा रहा है जय जी कि जो बारात जिले का जो सेमरा एयरपोर्ट है वहाँ पर बेसिकली ये आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुई थी। रविवार को इसकी शुरुआत हुई थी, जो वहाँ से अपडेट जो आए हैं नेपाल से
ये हम नेपाल के तरफ से आपको बता रहे हैं, चूँकि नेपाल में जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने जो अपडेट किया है उसके मुताबिक रविवार को बारा जिले के सेमरा एयरपोर्ट पर जो है वह प्रदर्शन और हालात जो है वो तनावपूर्ण हो गया था, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया था। UML वहाँ की एक पार्टी है, उसके नेताओं महेश बसनेत और शंकर पोडेल के आगमन का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं से जो छात्र थे वो कर रहे थे, और उसके बाद यह आंदोलन जो है वो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर तत्काल सभी उड़ानों को जो है वो रद्द कर दिया गया था और ये आंदोलन जो है वो दोबारा वहाँ पर भड़क उठा। हालांकि अभी मेरी जस्ट बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले, तो ये कहा गया है कि जिस तरीके से आंदोलन भड़का था बुधवार को, बहुत ज़्यादा तेज हो गया था परसों, लेकिन अब आंदोलन जो है वो धीरे धीरे जो है वो फिर लोगों का आक्रोश जो है वो खत्म हो रहा है। और KP शर्मा जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ओली का समर्थन किया था और इसी मुद्दे को लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का जो है वह माहौल जो है वो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि जो ये मुख्य रूप जो नाम जो आ रहा है वो UML के नेता है महेश बसनेत और शंकर पोडेल, तो उसके आगमन का विरोध जो है वो वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो कर रहे थे। और आपको पता है जय जी कि जो ये आंदोलन हुआ है इसमें छात्रों की बड़ी भूमिका है, तो छात्रों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भाई UML के जो नेता है महेश बसनेत और शंकर पोडेल उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और नेपाल में पूर्ण रूप से अगर लोकतंत्र को बहाल करना है तो इन लोगों को किसी भी कीमत पे यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि जब सितंबर में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर सामाजिक असमानता देखने को मिली थी, यानी कि वहाँ लोगों का ये कहना था कि भाई जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में समान कानून होता है, और ऐसी स्थिति में जो यहाँ के राजनेता हैं उनके बेटे जो हैं वो विदेशों में जा करके पढ़ते हैं, स्थानीय धन का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो सामान्य व्यक्ति हैं जो कि जिनके वोट से जो है वो सरकार बनती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उनके बच्चे जो है वो सड़कों पर हैं। और यही असमानता कहीं ना कहीं से इस आंदोलन के पीछे की सबसे जो बड़ी वजह रही है वो रही है। लेकिन इस बार जो आंदोलन फिर से पनपा है उसके पीछे की मुख्य वजह है UML के नेता महेश बसनेत और शंकर पोडेल के आगमन का विरोध। जी जय जी। जी बिल्कुल, अभी जो इस तरह से आपने ये दो नेताओं के जो नाम बताए, वो दोनों नेताओं की क्या अभी भूमिका रही है, और ये जो दोनों नेता है वो अभी इस वक्त कहाँ पर है? वो जब उनका आगमन का विरोध हो रहा था तो वो आगे का क्या उसके अंदर अपडेट है? उनकी कोई सभा होने वाली थी? जी देखिए, जो खबरें मेरे पास आ रही है कि मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि देखिए ये खबर बीरगंज से है, और बीरगंज से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर CPM UML कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद जो है वहां पर 10 पुलिसकर्मी 6 पुलिसकर्मी सहित 10 लोग जो हैं वह घायल हो गए हैं। ये ताज़ा अपडेट है कि ताज़ा झड़पों में 6 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हो गए हैं, और हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से जो है वहाँ पर कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। और यही वजह से जो है वो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक और अपडेट आ रहा है कि वहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हुई है, जिसमें कि कर्फ्यू का उल्लंघन करके जो आंदोलनकारी थे वो आगे बढ़े और पुलिस को अश्रु गैस के गोले दागने पड़े हैं और 2 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। पुलिसकर्मियों पर भी स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वह पथराव किया गया है। तो कहीं ना कहीं से जो ये आंदोलन है वो CPN UML नेताओं ने 5 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव से पहले जिले में कार्यक्रम की योजना बनाई थी। इसी वजह से देखिए खबर ये अपडेट आ गई है कि जो CPM और UML के जो जिस नेता का मैं अभी नाम ले रहा था, इन लोगों की तरफ से वहाँ पर 5 मार्च 2026 में 26 मार्च में जो है वहाँ पर चुनाव होना है, और उसके पहले जिले में जो है ये लोग कार्यक्रम करने जा रहे थे, और इसी का बेसिकली जो है विरोध जो है वो शुरू हुआ था। और जिस एयरपोर्ट के भी हम लोग बात कर रहे थे उस एयरपोर्ट पर जो है इन नेताओं को उतरने नहीं दिया गया था, और आंदोलन इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि उन लोगों को बैरंग जो है वो वापस लौटना पड़ा था। तो वहाँ के लोग जो है ये UML जो वहाँ की पार्टी है CPN UML, इनके नेताओं का वहाँ के लोग जो है वह विरोध कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इन्हीं नेताओं की वजह से लोकतंत्र जो है नेपाल में वो कहीं ना कहीं से खतरे में है। और इसी को देखते हुए चूंकि मार्च में वहाँ पर फिर से चुनाव होने हैं, और उस चुनाव को देखते हुए इन नेताओं के द्वारा वहाँ पर जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा था, वहाँ पर रैलियाँ जो है वो शुरू की जा रही थी। चूँकि मार्च में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 3 महीने का वक्त बचा है, 3.5 महीने का। तो इसी का विरोध करने के लिए जो आम लोग हैं, जो छात्र हैं, वो इस फिर से एक बार उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया है और वो लोग सड़क पर उतर गए हैं। जी राजीव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमारे देश में भी, बिहार में भी माओवाद का एक समय था जब माओवाद अपनी चरम पर था, और माओवादी उग्रवादी जिसको हम कह सकते हैं, वो लोग इसी प्रकार की गतिविधियां
जो है वो अंजाम दे रहे थे। तो क्या ये कह सकते हैं कि नेपाल में भी अब माओवादी जो लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट की जो है गतिविधि तेज हो गई है और इस प्रकार के हिंसक आंदोलन का रूप वहां पर जो है इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जय जी, जो आपका सवाल है हम उस पर थोड़े से आपको और एक अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, नेपाल में जो है वो अभी फिर से एक बार, ये अभी तुरंत की खबर है कि काठमांडू जाने वाले मुख्य राजमार्ग को जेएनजी युवाओं के द्वारा जो है वो अवरुद्ध कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से वहाँ पर ठप हो गई है और 12 जिला, वहाँ पर 12 जो जिस सेमरा की हम लोग बात कर रहे थे वो 12 जिले में आता है। नेपाल के 12 जिले के सेमरा क्षेत्र में आंदोलन जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं जो हैं वह अभी फिलहाल सामने आ रही है। और एमाले के जो नेता नेकपा एमाले के नेता महेश बसनेत जो है वो आज फिर से वो कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम को संबोधित करे, और वहाँ पर युवाओं ने उसका विरोध कर दिया है। और जेएनजी युवाओं और उनके कार्यकर्ताओं के बीच, यानी कि एमाले कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो जमकर तीखी झड़प हुई है, जमकर बहस हुई है। और उसके बाद ये आंदोलन जो है अभी पूरी तरीके से काठमांडू जाने वाला जो सड़क है उस मार्ग को रोक दिया गया है, उसको अवरुद्ध कर दिया गया है। तो ये आंदोलन जब वो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है जय जी, और मुझे लग रहा है कि बिहार के लिए यह निश्चित तौर पर चिंता की बात है और भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि नेपाल जो है वो भारत का एक अच्छा पड़ोसी राष्ट्र है और बहुत ही मित्रवत संबंध हैं दोनों देशों के बीच में। और नेपाल में अगर ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र होता है तो इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा, और ख़ास करके जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भारत और नेपाल के बीच जो है इन रास्तों से होता है, तो उस पर भी आपको असर देखने को मिल सकता है। अब आपका जो सवाल है, देखिए, माओवाद या फिर जो ये जितने भी आपको नक्सल हैं, ये आखिर क्यों पनपता है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको मैं 1990 के दौर में लेकर चलता हूं जय जी। 1990 के दौर में हम लोग उस समय छोटे ही थे, लेकिन जब बाद में जब हम लोगों ने भी पढ़ा तो हम लोगों ने जाना कि भाई वाकई में 1990 के दौर में नक्सलवाद का एक विभत्स चेहरा इसी बिहार में देखने को मिला था। और आपको यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद एक ज़िला है, वहाँ पर एक गांव था जहाँ पर कि नक्सलियों के द्वारा एक गांव के लगभग 70 लोगों को, उसमें महिलाएं थे, बच्चे थी, उन लोगों को मार करके और फिर फेंक दिया गया था। फिर उसके प्रतिशोध में रणवीर सेना यहाँ पर उत्पन्न हुई थी और रणवीर सेना के द्वारा फिर उस जिन नक्सलियों ने जाकर के मारा था उस नक्सली के गांव में जाकर के तांडव मचाया गया था। आपको संभवतः याद भी होगा जय जी, चूँकि हम लोग लगभग कंटेम्प्रेरी समकालीन ही है पत्रकारिता में। बेलछी हत्याकांड बिहार में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और बेलछी नरसंहार इतना बड़ा नरसंहार था कि तत्कालीन इंदिरा सरकार जो है वो हिल गई थी। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई थी बिहार तो यहाँ पर वो हाथी पर चढ़ करके गई थी वो बेलछी। तो नक्सलवाद और माओवाद का तो पुराना संबंध रहा है, लेकिन नक्सलवाद और माओवाद आखिर पनपता क्यों है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, दरअसल में नक्सलवाद और माओवाद तब पनपता है जब विकास का अभाव होता है, जब शिक्षा का अभाव होता है, जब समाज की मुख्य धारा से जो कुछ खास वर्ग के लोग हैं वो जब कट जाते हैं, उसके बाद जो है वो नक्सलवाद का वो सहारा लेते हैं, वो नक्सली बनते हैं, हाथों में बंदूक उठाते हैं। अभी देखिए, बिहार के बगल का इलाका है झारखंड, छत्तीसगढ़ की अगर आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश का इलाका है, उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए, सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि उड़ीसा के कुछ इलाकों की आप बात कर लीजिए जहाँ पर कि नक्सलवाद पूरे तरीके से पनपा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की जब सरकार केंद्र में आई उसके बाद से नक्सलवादियों को उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेट किया और यह कहा कि भाई आप समाज की मुख्य धारा से जोड़िए, सरकार आपके लिए काम करने को आतुर है, सरकार आपके लिए काम करना चाह रही है। और आज आप देखिए कि जो नक्सली कल तक आतंक मचाया करते थे, पुलिसों को मार दिया करते थे, बड़ी संख्या में पुलिस मारे गए। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं को बम से उड़ा दिया गया था। आज झारखंड में अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी जो भी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे को मार दिया गया था एक भरी सभा में नक्सलियों के द्वारा। लेकिन अब वही नक्सली जो है वो पूर्ण विराम की तरफ धीरे धीरे लौट रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। अब सड़कों का जाल जो है वो जगह जगह बिछ गया है। यही वजह है कि अब CRPF या जो कोबरा बटालियन है वो नक्सलियों के बीच जा रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर आप परसेंटेज में बात करें तो लगभग 60% से ज़्यादा अब नक्सलवाद इस देश में खत्म हो चुका है। मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने नक्सली नेताओं का आह्वान
अपमान किया था। आज से लगभग 4 दिन पहले एक बड़े जो नक्सली कमांडर था उसको गोलियों से भून दिया गया सीआरपीएफ के द्वारा, कई हत्याओं का वो आरोपी था। तो जो लोग अब धीरे धीरे नक्सल भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाएगा, विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ कोई भी प्रदेश आगे बढ़ता चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद और माओवाद जो है उसकी समस्या का समाधान होगा। ये भारत के तौर पर भारत में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो वहां पर तो माओवादी एक पार्टी है, वहां पर एक संगठन है जिसके जो नेता प्रचंड हुआ करते थे, आपको याद होगा जय जी, और प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री भी बने थे नेपाल के। तो वहां तो एक पार्टी है और उस पार्टी को वहां पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जब एक स्वस्थ लोकतंत्र नेपाल में भी स्थापित होगा, जब वहां की जनता एक चुनी हुई सरकार को लाएगी जो स्वस्थ तौर पर चुन करके आएगी, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी जो ये माओवाद है, जो ये नक्सलवाद है, जो ये लेनिनवाद है, चूंकि नेपाल के बगल में चीन है और चाइना से भी वो लोग काफ़ी इंस्पायर्ड है, तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे ही सही लेकिन एक पूर्ण लोकतंत्र जो है वो बहाल हो सकता है। जी जय जी। बिल्कुल, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं माओवादी और नक्सलवाद के जो नेक्सस है उसको काबू करने में जिस तरह से भारत ने सफलता हासिल की है, या तो जो है नक्सलवादी सरेंडर करते हैं या तो फिर उसका एनकाउंटर होता है। ये एक नीति जो है भारत के गृह मंत्रालय ने अपनाई थी और अमित शाह ने साफ तौर पर यह इंडिकेशन दे दिया है कि 2026 तक हम भारत देश से नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी भी हमारे पड़ोसी देश में ये स्थिति है कि वो इतने हिंसक है कि जो है सरकारी प्रॉपर्टियों को डैमेज करते हैं, वहाँ पर हिंसा फैलाते हैं और सेना और जो सुरक्षा बल है उसके साथ उनकी झड़प लगातार हो रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो भी मौजूदा सरकार थी और जो अब आने वाली सरकार है, अब जिसके हाथ में इसकी कमान है देश की, वो लोग इसको और ज़्यादा हवा दे रहे हैं। और जैसे लोकतंत्र की बात अगर वहाँ पर बहाल करने की बात अगर होती है, मार्च में अगर चुनाव होना है तो लोग अपना जो है प्रचार जरूर करेंगे और उनको इस तरह से रोकना या इस प्रकार से हिंसा करना, तो ये तो एक बड़ी समस्या वाली बात है। तो इस प्रकार से तो चुनाव होना वहाँ पर संभव ही नहीं हो पाएगा। नहीं देखिए जय जी, निश्चित तौर पर जो आपकी चिंता है वह जायज़ है, क्योंकि हम लोग एक बेहतर और एक स्वस्थ लोकतंत्र में रह रहे हैं और भारत जो है न सिर्फ वो लोकतंत्र की जननी है बल्कि विश्व को लोकतंत्र का पाठ भी भारत पढ़ाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी और आपकी भी, चूँकि हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो हमारी और आपकी चिंता निश्चित तौर पर नेपाल को भी लेकर के होनी चाहिए। लेकिन देखिए नेपाल में जो आंदोलन है, आप थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलते हैं। अब बांग्लादेश को याद कीजिए। बांग्लादेश में जब आज से 8-9 महीने पहले जब वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा जो है वह देखने को मिला था। और वहाँ पर जो शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उसके खिलाफ जो है वो पूरा आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ था। और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट अंततः यह आया कि वहाँ पर फिर से लोकतंत्र को बहाल करना वहाँ के सेना की भी मजबूरी हो गई थी। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पर ठीक है लोकतंत्र वहाँ पर कहने के लिए है, आंतरिक लोकतंत्र वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोकतंत्र है क्योंकि वहाँ पर सेना अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करती है। सेना डायरेक्ट आकर वहाँ पर शासन नहीं कर सकती। और चूंकि वहाँ के राजनेताओं में इतनी ज़्यादा वैमनस्यता है कि वहाँ के राजनेता ही सेना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप जब सेना को प्रोटेक्ट करने लगेंगे तो सेना तो फिर निरंकुश हो जाती है। आपको यहाँ हिंदुस्तान में भी याद होगा कि जब 2010 से 14 के बीच में जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उस समय एक खबर आई थी कि रायसीना हिल्स पर जो है वो सेना जो है वो आगे बढ़ रही है। मनमोहन सिंह उसमें देश के प्रधानमंत्री थे। हालांकि बाद में फिर उस पर कहा गया कि ये खबर जो है वो गलत है, वहाँ पर सेना जो है वो नहीं आ रही थी। तो ये भारत की एक खूबसूरती है, चूँकि यहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहाँ की सेना जो है वो बगैर अपने आका यानी कि प्रधानमंत्री के इजाज़त के बगैर, या फिर जो यहाँ के तीनों सेनाध्यक्ष हैं, चाहे वो जल हो, थल हो या फिर वायु हो, वो बिना अपने आका प्रधानमंत्री के आदेश के बगैर वो एक कदम नहीं उठा सकते हैं और यहाँ पर सेना अपने हाथ में कंट्रोल नहीं ले सकती है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश में इस तरह के हालात नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र इतना कमज़ोर है, कहने के लिए लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र इतना कमज़ोर है। अब जहाँ पर माओवादी जो है वो एक संगठन का नाम है, एक पॉलिटिकल संगठन का नाम है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर आप किस तरह के लोकतंत्र की कल्पना करेंगे। यही वजह है कि वहाँ पर प्रचंड, जब पहला लोकतंत्र नेपाल में स्थापित हुआ था, जब राजशाही को खत्म कर दिया गया था, राजा के कई लोगों को वहाँ पर गोली मार दी गई थी राजभवन में जा करके, और जब प्रचंड पहली बार वहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे माओवादी के जो वो नेता थे,
तो उस समय ये कहा गया था कि अब यहाँ पर एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन वो स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना वहाँ पर करना बेमानी की तरह था, बेमानी साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे संगठन धीरे धीरे फिर उत्पन्न होने लगे जिनको यह लगा कि नहीं भाई यहाँ पर सत्ता जो है वो उनके हाथ में होनी चाहिए। फिर प्रचंड का विरोध शुरू हुआ। वहाँ जब पहली बार जब चुनाव हुआ प्रचंड के आने के बाद, तो उसमें प्रचंड की भारी उनकी हार हुई थी। तो नेपाल जो है वो अस्थिर राष्ट्र है, हालांकि बहुत छोटा कहा था कि बिहार से भी कम वहाँ की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद छोटा राष्ट्र है, लेकिन चूंकि वो राष्ट्र है, निश्चित तौर पर एक देश है और भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश की भी बात करें तो वहाँ की भी कमोबेश यही स्थिति है। तो नेपाल में जो ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। फिर भी हो सकता है कि बीच में सेना इंटरवेन करे, फिर इस आंदोलन को दबा दिया जाए, लेकिन ये आंदोलन तब तक वहाँ पर जारी रहेगा जय जी, जब तक मार्च में वहाँ पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो जाता है। निष्पक्ष तरीके से जैसे ही वहाँ पर चुनाव होगा, वहाँ पर एक चुनी हुई एक स्वस्थ सरकार बनेगी, और जब एक चुनी हुई स्वस्थ सरकार बनती है जो कि जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो वो जनता के हितों में काम करती है। और मैं यही आपसे कह रहा था कि हिंदुस्तान में कई बार ऐसा हुआ कि नहीं भाई यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, बांग्लादेश की तरह हो सकता है, नेपाल की तरह हो सकता है, पाकिस्तान की तरह, लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए बिहार में आज से 5 दिन पहले चुनावी परिणाम सामने आया है, कल मुख्यमंत्री ने ओथ लिया, और कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ कि 76% महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। तो जहां पर जन भागीदारी इतनी ज्यादा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वहां पर एक मजबूत लोकतंत्र कायम होगा, और जहां एक मजबूत लोकतंत्र कायम होगा वहां फिर इस तरीके के जेनजी आंदोलन जो है वो कभी भी सर भी नहीं उठा सकता है। जी जय जी। बिल्कुल राजीव जी, समय की अवधि समाप्त हो रही है, तो हम जल्दी एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो नेपाल है उसकी आप बात कर रहे हैं, आपने बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो कम्युनल हुआ था। आपको याद होगा कि वहां पर जो हिंसा हो रही थी वो मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो रही थी, और इसमें जो भी पीड़ित थे वो हिंदू लोग थे। उनको बुरी तरह से मारा गया, उनको बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया गया, और स्थिति ऐसी थी कि वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना भी इसमें जो हिंसक प्रदर्शनकारी थे उसके साथ थी। मतलब हम नेपाल की तुलना बांग्लादेश से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल में जो अभी स्थिति है वो सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति थी वो प्रदर्शनकारी जो थे वो एक कम्युनल लोग थे, और वहाँ पर जो हिंसा हुई है वो हिंदू विरोधी हिंसा हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर है, और ये अंतर इसलिए है कि वहाँ की गवर्नमेंट की जो मेंटालिटी है, वहाँ की सेना की जो मेंटालिटी है वो अलग थी, और उसमें शेख हसीना जो है वो जो कि भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है और हमारी सरकार है उनसे जो है तालमेल उनका अच्छा था वहाँ की सरकार का, और वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ वो उसके विरोध में हुआ, क्योंकि उनका भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, भारत के लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। यहाँ पर से वहाँ पर जाके बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, उद्योग चलाने वाले लोगों को वहाँ पर टारगेट किया गया, वहाँ पर लूटपाट मचाई गई, जान हानि हुई, बहुत सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से, क्रूरता से, जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि लोगों ने वहाँ पर कितनी बर्बरता की है। तो ये जो मेंटालिटी है वहाँ के लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, और ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तो शेख हसीना को पनाह भी दी थी, क्योंकि हम मानवतावादी अभिगम से चलते हैं, लेकिन वहाँ पर मानवता का ही कत्ल किया गया। तो ये जो घटना थी उसकी तुलना हम जो है नेपाल से नहीं कर सकते हैं। नेपाल में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हाँ हिंसक झड़पें जरूर होती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने क्रूर नहीं हैं, और इतने क्रूर ना बने इसके लिए जो है कदम उठाने चाहिए। और ये कदम क्या हो सकते हैं ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए जय जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन मैं जो बांग्लादेश की चर्चा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र आज भी नहीं है,
और यही वजह है कि जिस अभी आप 2 कौम की बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक कौम के लोगों को वहाँ पर बुरी तरीके से मारा गया, यानी कि कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिपटल पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है बांग्लादेश भले ही एक लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन वहाँ पर इंटरनल लोकतंत्र आज भी कायम नहीं है। देखिए, रही बात नेपाल की जो आपका सवाल था, तो नेपाल में निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि सितंबर में जो आंदोलन शुरू हुआ था, बीच में वो आंदोलन थम गया। कई राउंड की बातचीत हुई, सेना के अधिकारियों के साथ भी वहाँ के जो युवा हैं उनकी बातचीत हुई। तो अभी जो आंदोलन हो रहा है, मुझे लग रहा है किसी भी आंदोलन का जो नतीजा है वो जो हमेशा निगेटिव ही होता है, और उसकी पॉजिटिविटी यह है कि सामने आकर के राउंड टेबल पर बैठ करके आप बात कीजिए, और जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार सुनेगी, और सरकार की जो अपेक्षा आपसे है उस अपेक्षाओं पर आप भी खरे उतरिए, क्योंकि सरकार भी आप ही की है, सरकार भी हम आप ही चुनकर भेजते हैं, सरकार भी नेपाल की जनता ने ही चुन करके भेजा है। तो जब तक आमने सामने बैठ करके बातचीत नहीं होगी, मुझे लगता है कि तब तक इस तरीके के आंदोलन का कोई भी स्थायी समाधान फिलहाल नहीं निकाला जा सकता है। जी जय जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आज नेपाल के बारे में जो हमारे ये विशेष पेशकश थी और नेपाल के जो आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर के जो सड़कों पर उतरे हैं और हिंसा कर रहे हैं, उनको बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, और हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका, हमारे साथ आप जुड़े और ये जानकारी हमारे साथ साझा की। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे नेपाल के अंदर जेन जी आंदोलन की, फिर से एक बार जेन जी आंदोलन वहाँ पर जो है तूल पकड़ता जा रहा है, और जेन जी के चलते वहाँ पर फिर से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। कई जिले इससे प्रभावित है, और काठमांडू जाने वाली सड़क को भी बाधित किया गया है। हो सकता है वहाँ पर सेना और वहाँ की मौजूदा जो सिस्टम है वो इसे काबू करने के प्रयास कर रही है, लेकिन जो इंडिया से नेपाल प्रवास करने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, और अभी वहाँ पर प्रवास करना जो है ठीक नहीं होगा। ये हम भारत के जो प्रवासी हैं उनसे अपील करते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।